नमस्कार। आज हमारे अध्ययन का मुख्य विषय होगा आधुनिक काल। आधुनिक काल जो कि हिंदी साहित्य का चौथा काल माना जाता है। इससे पूर्व में आप जैसे बीए पार्ट प्रथम वर्ष तथा बीए पार्ट द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य का इतिहास क्रमशः आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसके पश्चात रीतिकाल के पश्चात नवीन युग का आविर्भाव होता है, जिसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। इससे पहले व्याख्यान में हमने आधुनिक काल तथा आधुनिकता का संबंध, आधुनिकता किस रूप में साहित्य में आया तथा आधुनिक काव्य की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इन सब के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो उसी संबंध में या उसी के साथ श्रृंखलाबद्ध रूप से आज हम अध्ययन करेंगे आधुनिक काल में भारतेंदु युग तथा आधुनिक काल के प्रेरक कारण क्या है, क्यों आधुनिक काल आया, उसके बारे में हम जानेंगे। जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि क्या ऐसा कारण था कि लगभग 1000 वर्ष का साहित्य, जिसकी भाषा साहित्य खड़ी बोली हिंदी नहीं थी, जिसमें साहित्य का भी अभाव था, जहाँ ब्रज भाषा में, अवधी में या मैथिली में, भोजपुरी में आदि भाषाओं में साहित्य रचनाएं की गई, तो और उसे हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल आदि के रूप में जानते हैं या इनकी रचनाओं के रूप में पढ़ते हैं। परंतु क्या कारण हुआ कि इसके पश्चात आधुनिक काल की शुरुआत हुई, तो इस संबंध में हम देखते हैं। तो इसका सर्वप्रमुख कारण है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। यह हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता के पहले संग्राम का बिगुल बजाया गया था, जिसमें कई सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो 1857 की जिस क्रांति के आगमन पर हमारे देश में आधुनिकता आई, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, तो वह आधुनिकता हमारे साहित्य के क्षेत्र में आई। वह आधुनिकता न केवल हमारे खान पान में, रहन सहन में, आचार व्यवहार में, अपितु हमारी संस्कृति, हमारी वैचारिकता, हमारे दर्शन, साहित्य सभी में शामिल हो गई और इसका क्रमिक विकास धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और इस रूप में हम देखते हैं कि 1857 में प्रारंभ हुआ आधुनिक साहित्य का प्रथम चरण है, जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। तथा भारतेंदु युग जिसका समय 1850 से 1885 ईस्वी तक माना जाता है, जिसके मुख्य प्रतिनिधि के रूप में भारतेंदु के रूप में ही हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें यह अध्ययन करना होगा कि क्या कारण रहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के पश्चात आधुनिक काल का उद्भव हुआ, जो कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। और साहित्य में वही चीज़ें परिलक्षित होती हैं जो समाज में घटनाएं घटित होती हैं, उसी को साहित्यकार या एक लेखक या एक कवि साहित्य के रूप में अपनी रचना के माध्यम से परिलक्षित करता है। तो आधुनिक काल के संदर्भ में भी हम यह कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि जो थी या उस समय का वातावरण जो था, उसने अपनी मुख्य भूमिका निभाई। जैसे राजनीतिक परिस्थिति की हम बात करें तो सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सत्ता भारत में पैर पसारती रही। 1857 का आंदोलन हुआ। उसके पश्चात आंदोलनों और बलिदानों की अमिट परंपरा चल पड़ी। गांधी जी के हस्तक्षेप, भारत विभाजन के पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली आदि अनेक ये सब राजनीतिक परिस्थितियाँ मुख्य रूप से उत्तरदायी रही आधुनिक काल के आने के लिए या आधुनिक काल का जन्म होने के लिए। इसके पश्चात सामाजिक पृष्ठभूमि की हम बात करें तो सामाजिक पृष्ठभूमि में भी कई महापुरुषों ने समाज को शिक्षा दिलाने की दृष्टि से या समाज में नव जागरण की दृष्टि से उल्लेखनीय कार्य किए, तथा पुराने गौरव के उत्थान से, महापुरुषों के योगदान से और शिक्षा के प्रसार से समाज ने भी करवट ली। जमींदारी प्रथा, जातीय भेद और अंधविश्वास का विरोध हुआ। सती प्रथा, विधवा विवाह, कन्या शिक्षा, अछूतोद्वार के कार्य होने लगे। पीड़ित वर्ग और नारी के प्रति संवेदनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया और यही हमें साहित्य के माध्यम से भी दिखाई देता है, या इन्हीं सभी की छाप साहित्य में भी आने लगी और इस प्रकार से संबंधित साहित्य लिखा जाने लगा। धार्मिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो कई सारी सामाजिक संगठनों ने अपने क्रियाकलापों के माध्यम से समाज के उत्थान में अपना योगदान दिया, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज,
रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि ने सांस्कृतिक उत्थान के लिए अपने उल्लेखनीय कार्य किया था। इसके साथ साथ धर्म और समाज सुधार का बीड़ा उठाया, जिससे आत्मसम्मान और रूढ़ियों का परित्याग करने में, अस्पृश्यता का निवारण करने में और ये वेदों के प्रति लोगों की जागरूकता उत्पन्न हुई, जिसके कारण आधुनिक काल का उद्भव हुआ। आर्थिक पृष्ठभूमि के रूप में अगर हम देखें तो अंग्रेजों के आर्थिक शोषण से, घरेलू उद्योग धंधों से आदि अनेक कई कारण थे, जिसके वजह से नवीन औद्योगिक इकाइयाँ शुरू हुई तथा पुराने जो उद्योग धंधे थे वह नष्ट हो गए। रेल, डाक तार व्यवस्था आदि कई नई चीज़ें स्थापित हुई, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव साहित्य पर भी दिखाई देता है, क्योंकि इसके कारण लोगों की चेतना में परिवर्तन आया और उसी बदली हुई चेतना से समाज में भी परिवर्तन आर्थिक रूप में हमें साहित्य के माध्यम से दिखाई देता है। अंतिम जो पृष्ठभूमि है या अंतिम जो कारण है आने का, वह है साहित्यिक पृष्ठभूमि। साहित्य के रूप में अगर हम देखें तो इससे पहले हमने अध्ययन किया है या हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के रूप में पढ़ा है। आदिकाल जहाँ हम देखते हैं सिद्ध, जैन, नाथ, रासो, लौकिक, गद्य इन रूपों में साहित्य लिखा गया। तत्पश्चात भक्तिकाल आता है तथा 1375 ईस्वी संवत से 1700 तक का जो भक्तिकाल दिखाई देता है, उसमें विभिन्न माध्यमों से भक्ति की गई है, चाहे वो राधा कृष्ण की गई हो, राम या सीता की गई हो या निर्गुण ब्रह्म की गई हो, सब किसी न किसी रूप में भक्ति हमें दिखाई देती है। जब भक्ति चरम को प्राप्त कर जाती है या प्राप्त कर लेती है तो उसमें विलासिता जुड़ जाती है और वहीं से हम रीतिकाल देखते हैं, जो कि 1700 से 1900 तक माना जाता है। उसके पश्चात साहित्य में आमूल चूल परिवर्तन आता है और उसे हम आधुनिक के रूप में, आधुनिक काल के रूप में जानते हैं। वह आमूल चूल परिवर्तन उदार दृष्टिकोण, रूढ़ि मुक्तता, वैदेशिक साहित्य आदि कई सारे कारण रहे, जिसका प्रभाव हमें हिंदी साहित्य पर भी दिखाई देता है। खड़ी बोली का उदय और गद्य का आविष्कार इस युग की या आधुनिक काल की सर्वप्रमुख घटना मानी जाती है। छापेखाने की मशीन का आविष्कार हुआ और मानवतावाद के उदय से साहित्य में जो आमूल चूल परिवर्तन हुआ, वह हमें आधुनिक काल की परिणति के रूप में दिखाई देता है। अतः हम कह सकते हैं कि उपयुक्त परिस्थितियों के कारण आधुनिक कालीन जागरण और सुधार परिष्कार मूलक साहित्य का सर्जन संभव हो सका, जिसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम आधुनिक काल के विभिन्न चरण जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर के पश्चात प्रगति, प्रयोगवाद युग, साठोत्तरी कविता, नई कविता आदि रूपों में साहित्य का, आधुनिक साहित्य का विभाजन किया है। इसको हम पढ़ चुके हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो चौथा काल है आधुनिक काल, जिसका समय 1900 ईस्वी से लेकर अद्यावतन माना जाता है, उसका प्रथम जो चरण है वह है भारतेंदु युग, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग जैसा कि नाम से ही विदित है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इस युग का नामकरण किया गया, क्योंकि 19वीं शताब्दी का प्रथम जो चरण था उसमें भारतेंदु का अपना अलग ही योगदान माना जाता है। अतः उसी के नाम पर इस युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। नवीन एवं पुरानी प्रवृत्तियों का संधिकाल यह समय मुक्तक काव्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अतः यह समय भारतेंदु के जन्म से 1850 से लेकर या उनके भारतेंदु के क्रियाक्रम के अनुसार 1850 से 1885 ईस्वी तक का माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। भारतेंदु युग की जो रचनाएं थीं या भारतेंदु युग के जो स्वयं भारतेंदु जी ने तो रचनाएं लिखी ही थी, इनके साथ उनके अन्य और साथी कवि थे, जिन्होंने भी भारतेंदु युग में अपनी रचनाओं के माध्यम से इस युग को भली भांति उत्कृष्ट रूप तक पहुंचाया था। उनको भारतेंदु मंडल के कवि कहा जाता है, जिनमें प्रमुख हैं प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिकादत्त व्यास, राधाकृष्ण दास, बद्री नारायण प्रेमघन, सुधाकर द्विवेदी, राधाचरण गोस्वामी। इनकी सभी कवियों की कविताओं की या काव्य की प्रमुख विशेषताएं जो हैं, उनमें प्रमुख है भक्ति भाव की रचनाएं, श्रृंगार प्रधान रचनाएं तथा नवीन प्रवृत्तियों का चित्रण करने वाली रचनाएं। क्योंकि इन कवियों ने स्वयं आधुनिक प्रवृत्तियों से युक्त साहित्य लिखा, इसके साथ साथ अन्य साथियों को भी प्रोत्साहित किया, जिसके कारण साहित्य का
नवीन आविर्भाव हमें दिखाई देता है, क्योंकि इस पहले चरण में मौलिक काव्य और अनुदित साहित्य के साथ साथ साहित्य की हर विधा का द्वार खोलकर भारतेंदु जी ने पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कार्य किया। इसलिए इस युग को पुनर्जागरण युग भी कहा जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग हर क्षेत्र में पुनर्जागरण का युग है। हिंदी परिपाटी में भारतेंदु युग के रचनाकारों ने स्वचेतना को जागृत किया तथा अपनी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रति लोगों का ध्यान केंद्रित किया। भारतेंदु ने अंग्रेजों द्वारा हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण का भी विरोध किया। अतः यह युग पुनर्जागरण का युग कहलाता है। उसके पश्चात भारतेंदु युग की काव्यगत विशेषताएं या भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जैसे साथी लेखकों की रचनाएं या साथी लेखकों के बारे में अध्ययन किया, तो उसके पश्चात हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं साहित्यिक या राजनीतिक या आर्थिक चेतना, जो कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। समाज में जिस समय जो घटनाएं घटित होती है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है। तो 1857 से लेकर 1885 या 1850 से लेकर 85 तक का जो काल है वह भारत के साहित्य में भी या भारत के इतिहास में भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि 57 में पहला स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था और इस स्वतंत्रता संग्राम ने बड़े से लेकर बूढ़े तक, बच्चे से लेकर युवाओं तक सभी को पूर्ण रूप से प्रभावित किया है और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमें साहित्य पर भी दिखाई देता है। इसलिए उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है राष्ट्रीय चेतना का भाव। वह राष्ट्रीय चेतना किस रूप में आई? अंग्रेजों की स्वतंत्रता से, धन के विदेश जाने से दुखी कवियों की वाणी ने प्राचीन गौरव और राष्ट्र प्रेम के स्वर को मुखरित किया। द्विवेदी युग में जिस राष्ट्रीयता का उदय हम देखते हैं उसका बीजारोपण इस युग में हो चुका था। जैसा स्वयं भारतेंदु जी ने भी कहा है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी तन मन धन मुँह से। तो यही कारण था कि लोगों की राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का जो प्रमुख कार्य था, जैसा कि हम पढ़ते हैं रीतिकालीन साहित्य, जो कि राज दरबारों के कृत्रिम वातावरण में लिखा गया था, जिसमें सामान्य जनमानस का साहित्य से कोई सरोकार नहीं था, उस साहित्य की चेतना में परिवर्तन आता है और वह अब राष्ट्रीय चेतना का काव्य बन जाता है। इस युग की प्रमुख दूसरी जो विशेषताएं हैं वह है सामाजिक चेतना, जो कि इस युग में कई सारी सामाजिक संस्थाओं ने योगदान दिया, महापुरुषों ने अपनी शिक्षा के द्वारा योगदान दिया, शिक्षा के माध्यम से समाज में एक अलग प्रकार की अलग जगाई। अतः साहित्य ने भी लोगों की सामाजिक चेतना को जागृत करने का प्रमुख कार्य किया। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता को लेकर अनेक कविताएं लिखी गई, जिसे रूढ़ियों के त्याग में सामाजिक चेतना में सहयोग मिला था। लोगों की सामाजिक चेतना जागृत हुई और उन्हें यह लगने लगा कि जो साहित्य जिसका आम जन जीवन से या व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है, उसे सही अर्थों में, सही मायनों में साहित्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, अपितु समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं उन बुराइयों के प्रति लोगों के मानस को झचकोड़ना या उन्हें जागृत करना भी साहित्य का मुख्य उद्देश्य है। और यही चेतना भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में जागृत की। भारतेंदु युग की अगली विशेषता है आर्थिक चेतना। चूँकि अंग्रेज भारत में आ चुके थे और उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया, भारतीय अर्थनीति और अर्थव्यवस्था पर उन्होंने वज्र प्रहार किया, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति विदेशी वस्तुओं, इसीलिए इस काव्य में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति आग्रह किया गया। जैसे भारतेंदु जी की रचना प्रबोधिनी जैसी अनेक कई कविताएं लिखी गई, जिसमें स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया था, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया गया, क्योंकि अब भारतीयों को भी लगने लगा था कि अंग्रेज अपने स्वार्थ के लिए या केवल अपने लोभ और लालच या अपनी भलाई के लिए ही भारत में आए हैं, भारतीयों का विकास करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। अतः हमें अपने साथियों की या अपने देशवासियों की मदद करनी चाहिए। और अंग्रेज़ों ने जो आर्थिक नीति अपनाई है या आर्थिक शोषण की जो उनकी नीति भारतीयों के प्रति है, वह साहित्य के माध्यम से दिखाकर उस चेतना को लोगों में जागृत किया जाए। इसके अलावा परंपरा का निर्वाह,
भारतेंदु युग जो शुरुआत होती है आधुनिक काल में, वह आधुनिक युग का प्रथम चरण माना जाता है। उससे पहले रीतिकाल, जिसे हम कहते हैं कि रीतिकाव्यों की परंपरा, श्रृंगारिकता, आलंकारिकता, चाटुकारिता, लक्षण ग्रंथ आदि अनेक कई सारी विशेषताएं थी जो आप BA द्वितीय वर्ष में पढ़ चुके हैं। तो वही परंपरा का निर्वाह भारतेंदु जी द्वारा भी किया गया, क्योंकि आधुनिक काल का प्रथम युग था और कोई भी साहित्य की विशेषताएं हैं वह न तो अचानक विलुप्त हो जाती हैं और न ही अचानक प्रारंभ होती है। धीरे धीरे ही उनका विकास होता है और धीरे धीरे ही वो अवसान होती है। अतः इसलिए आधुनिकता और प्राचीनता के बीच उदित हुआ भारतेंदु जो काल उदित हुआ, इस समय भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन काव्य की परंपरा का निर्वाह भी हमें दिखाई देता है। स्वयं भारतेंदु जी ने भी राधा कृष्ण की भक्ति करते हुए अपनी रचनाएं लिखी हैं। उसके पश्चात नवीनता व प्राचीनता का समन्वय भी हमें भारतेंदु युगीन काव्य में दिखाई देता है। देश प्रेम का भाव, चूँकि भारतेंदु युग में राष्ट्रीय भावों की चेतना, सामाजिक चेतना, आर्थिक चेतना आदि किसी न किसी रूप में लोगों की मानसिक चेतना को जागृत करने के कार्य किया गया है। वह कार्य इसीलिए किया गया है क्योंकि उनके मन में देश के प्रति प्रेम था या देशभक्ति की भावना थी, और उसी देशभक्ति के भावों को उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से उजागर किया है। भक्ति भावना, ऋतुकालीन में जो राधा कृष्ण की रासलीला के माध्यम से भक्ति की गई थी, उसी परंपरा का निर्वाह हमें भारतेंदु युग में भी दिखाई देता है। भारतेंदु जी ने स्वयं भी राधा कृष्ण की भक्ति करते हुए अपनी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें वो भक्ति भाव का प्रादुर्भाव करते हैं, और इसी प्रकार की रचनाएं उनके अन्य साथी लेखकों ने भी की हैं, जिसमें भक्ति की प्रधानता हमें दिखाई देती है। प्रकृति का चित्रण, भारतेंदु जी की कई रचनाएं या उनके साथी लेखकों की कई रचनाएं जैसे सत्य हरिश्चंद्र चंद्रावली, मयंक महिमा, प्रेम पुष्पावली जैसी अनेक कई कृतियां हैं, जिसमें प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण, प्रभावोत्पादक चित्रण आदि कई सारी विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं, जहां पर उन्होंने प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूपों का वर्णन इस काव्य में किया गया है। उसके अलावा भाषा तथा काव्य रूप, भाषा जैसा कि हम जानते हैं संपूर्ण रीतिकाल की भाषा ब्रज भाषा रही है। सभी कवियों ने ब्रज भाषा को ही अपनी काव्य का माध्यम बनाया है, और वही ब्रज भाषा हमें भारतेंदु युग तक दिखाई देती है। अतः उनकी प्रमुख भाषा भारतेंदु युग की भाषा जो है वह भी ब्रज भाषा ही दिखाई देती है, क्योंकि खड़ी बोली का जो प्रारंभ हुआ है वह द्विवेदी युग में आने के पश्चात हुआ है। भारतेंदु युग तक काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही है। खड़ी बोली का यद्यपि प्रारंभ हो गया था, तथापि वह न्यून मात्रा में हुआ था, उसका प्राचुर्य अधिक नहीं था। काव्य रूपों में हम देखते हैं तो तद्भव शब्दों का प्रयोग, समस्या पद्धति, श्रृंगार के साथ शांत, वीर और भयानक रसों का बखूबी वर्णन, नवीन एवं प्राचीन अलंकारों का समावेश इस युग की प्रमुख विशेषताओं के रूप में हमें दिखाई देता है। नवीनता का भाव, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन आदि पत्र पत्रिकाओं के साथ नाटकों का प्रारंभ भी इस युग में हुआ था। अनुदित रचनाओं की शुरुआत भी हो गई थी। इसके अलावा जैसे हमने निबंध को पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि निबंध जो है वह आधुनिक काल की ही या गद्य की एक प्रमुख विधा है, और गद्य का आविर्भाव भी आधुनिक काल की ही देन माना जाता है। अतः नवीन विषय भी आधुनिक काल में हमें दिखाई देते हैं, जिसका प्रारंभ भी या जिसकी शुरुआत भी हमें आधुनिक काल में ही दिखाई देती है, जो भारतेंदु युग की एक प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतेंदुकालीन साहित्य ने नवीनता के साथ प्रदान करके साहित्य के हर मार्ग को प्रशस्त किया था, तथा इसीलिए उनका काव्य पुनर्जागरण का काव्य कहलाता है, क्योंकि हर क्षेत्र में जागरण का कार्य तथा लोगों के प्रति जो अन्याय अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे थे उनके प्रति जागृत करने का कार्य, चेतना जगाने का कार्य आदि सभी कार्य भारतेंदु के द्वारा किए गए। अतः उसको पुनर्जागरण युग कहना सही अर्थों में सही सिद्ध होता है।